नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 8 पीसीएस अधिकारियों को कुंभ के मद्देनजर हरिद्वार अटैच किया गया है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, हल्द्वानी से ये तमाम अधिकारी जोड़े गए हैं हरिद्वार के लिए। तो कुंभ की तैयारियों को लेकर आपको ये बड़ा फैसला बता रहे हैं। उत्तराखंड शासन की तरफ से 8 पीसीएस अधिकारियों को कुंभ के मद्देनजर हरिद्वार से जोड़ा गया है, जिसमें टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, देहरादून, हल्द्वानी से ये तमाम अधिकारी हैं। इस बीच आपको ये भी बताते हैं कि देहरादून में फॉरेस्ट फायर को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक मीटिंग ली। सभी जिला के अधिकारियों से उन्होंने बात की। सीएम ने उनसे फीडबैक लिया और अब कैंपा के तहत ही 10,000 वन प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे। ये भी एक बड़ा अपडेट है, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से वन प्रहरियों को 7,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। आग बुझाने के लिए अब चॉपर की मदद ली जाएगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव लिए गए हैं नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से। 10,000 वन प्रहरी किए जाएंगे पूरे इसमें नियुक्त, जिसमें 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। हम आपको यहां बताते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार की 4 साल से ठीक 9 दिन पहले ही विदाई हो गई। त्रिवेंद्र सरकार ने बार बार अपने आदेश पलटे। हैरानी की बात यहां पर यह रही कि नई सरकार ने शुरुआत आदेश पलटकर की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जितनी तेजी से सरकारें और मुख्यमंत्री बदलते हैं, उससे ज्यादा तेजी से इस सरकार के फैसले बदल जाते हैं। त्रिवेंद्र सरकार को गए अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि उनके बनाए हुए कई फैसले तीरथ सिंह रावत की नई सरकार ने पलट दिए, या यूं कहें कि बदल दिए। तीरथ सिंह रावत सबसे पहले तो साधु संतों के गुस्से को शांत करने की कोशिश में जुट गए, इसलिए धार्मिक कार्यों में सरकार के दखल को कम करते हुए दिखाई दे रहे। सीएम तीरथ ने 4 धाम को लेकर कहा कि चारों धामों के कपाट पहले की तरह ही खुलेंगे, किसी के हक को मारा नहीं जाएगा। देखिए, जहाँ तक खुलने का प्रश्न है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनकी तिथियां घोषित हो गई है। वो पूरी तरह जो पुरानी व्यवस्था थी उसी अनुकूल चलेगा। जो जिसके अधिकार है, हक हकूक है, वो किसी प्रकार कोई छीनेगा नहीं, बना रहेगा। बाकी जो अन्य उनकी समस्या है, उसके लिए मैं उन लोगों को बुलाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उस समाज को, और उसके बाद उसको विचाराधीन मैंने किया है, रखा है। नमस्कार। वहीं कुंभ में श्रद्धालुओं के आने और कोरोना सर्टिफिकेट जैसे नियम भी तीरथ सरकार ने पलट दिए। अब कुंभ में आने में कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह के कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। सो मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली। तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है। तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई। सीएम तीरथ 2 ऐसे भी फैसले ले सकते हैं जो आने वाले चुनाव में अपना बड़ा असर डाल सकते हैं। इसमें एक है गैरसैंण कमिश्नरी और दूसरा है देवस्थानम बोर्ड पर फैसला। जरा याद कीजिए कि कैसे साधु सन्यासियों ने त्रिवेंद्र सिंह के हटते ही जश्न मनाया था। वहीं नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। इसमें देवस्थान बोर्ड में भी मैं आगे इसके लिए भी बात करूंगा। जो वहाँ का पंडा समाज है, जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ। अभी मैं ये नहीं को कब बुलाऊंगा, बुलाऊंगा। उनके साथ उनकी भावनाओं को जानूंगा। हम समन्वय अपने आपस में, यानी दूरी न बनाते हुए उनको सुनना, और सुन करके फिर उसके लिए मैं बैठूंगा, फिर आगे बात करूंगा। गैरसैंण की कमिश्नरी को लेकर कई दिनों से विपक्ष के निशाने पर सरकार थी। सीएम तीरथ सिंह ने संकेत दिए हैं कि अब गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से
पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको हमने विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। तीरथ सिंह रावत के पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त कम। इसी कम वक्त में उन्हें 3 चुनावों का सामना भी करना पड़ेगा। एक लोकसभा सीट, दूसरा उनका खुद का चुनाव और तीसरा विधानसभा चुनाव। यानी अगले 6 से 12 महीने सीएम तीरथ को बिना किसी विवाद के पूरे करने होंगे, ताकि पहाड़ में लगातार दूसरी बार कमल खिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए आपको बता दें कि हरिद्वार में एक कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत ने मंच से पीएम मोदी की तारीफ कुछ इस अंदाज में की है, आप भी सुनिए। कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। अब आपको बताएं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री की अभी नई नौकरी लगी है, वो उनकी प्रशंसा में कुछ भी आगे बढ़ गए कहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो वो उसके लिए क्षम्य है। लेकिन मानव की तुलना भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से की जाए, जिस तरह उनकी पूजा होती है उसी तरह मोदी जी की पूजा होगी। भाजपा के मुख्यमंत्री जिनकी नई नौकरी लगी है, वो प्रशंसा में कुछ कदम आगे बढ़ जाएं तो वो भी क्षम्य हो सकता है। लेकिन आज किसी मानव की भगवान राम कृष्ण से यदि तुलना करेंगे, ये कहेंगे जैसे उनकी पूजा होती है वैसे ही मोदी जी की पूजा होगी, तो कम से कम मैं समझता हूँ कोई मुख्यमंत्री और वो भी देवभूमि का मुख्यमंत्री यदि राम और कृष्ण हमारे आराध्य कृष्ण का दीक्षाओं का अवमूल्यन करे और उनकी किसी केवल मानव विशिष्ट मानव भी हो सकता है, उससे कंपैरिजन करे, तुलना करे, समकक्षता जाहिर करे। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मोदी जी की तुलना भगवान श्री राम से करते हुए कहा है कि भविष्य में मोदी जी श्री राम की तरह पूजे जाएंगे। मेरी मानो तो स्टेडियम तो बन ही चुका है, लगे हाथ अयोध्या में मोदी जी का मंदिर भी बना देना चाहिए हनुमान जी की जाति खोज लेने वालों को। तो देखिए, उत्तराखंड के सियासत से जुड़ी हुई अब एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें तीरथ सिंह रावत ने सीएम बनने के बाद कुछ नए चेहरों के साथ ही कैबिनेट में शपथ ले ली है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं। ये एक बड़ी बात है। अब इसके बाद विभागों को लेकर इंतजार रहने वाला है, किसको क्या मंत्रालय दिया जाता है। मंत्रियों की शपथ लेने के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं होने की वजह से मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और अफसरों में बेचैनी बनी हुई है कि किसको क्या मिलने वाला है। हालांकि पूछा जा चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिसकी जो पसंद है, जो जिस कार्य को करने में ज्यादा सक्षम मानता है, खुद को बेहतरी से कर सकता है, उसको वही मंत्रालय दिए जाएंगे। पूछा गया है बाकायदा नए नवेले नवनिर्वाचित शपथ लिए हुए मंत्रियों से, लेकिन अब तक मंत्रालय नहीं बांटे गए हैं। ये तमाम अधिकारियों के मन में एक चिंता का विषय बन गया है। आइए सीधे रुक करते हैं। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ लाइव मौजूद है इस खबर पर, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सुनील नवप्रभात, इस देरी के पीछे वजह क्या है कि अब शपथ तो दिला दी गई है लेकिन विभाग अब तक नहीं बांटे गए हैं? बिल्कुल कंचन, इसने जो अधिकारी हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो पार्टी के वर्कर्स हैं, सबकी बेचैनी बढ़ाई हुई है कि आखिर कब जाकर जो पोर्टफोलियो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा कारण देखे जा रहे हैं जी ना, तो 2 से 3 कारण हो सकते हैं कि एक तो 10 मार्च को जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली तो उसके बाद तात्कालिक तौर पर वो जनता को एक मैसेज देना चाहते थे, जो सियासी उठक पटक के कारण जो हलचल बन गई थी। और उन्होंने मैसेज देने की भी कोशिश की कि जो तमाम विवादास्पद डिसीजन थे, जैसे देवस्थानम बोर्ड का
का मामला हो या फिर गैरसैंण कमिश्नरी का मामला हो या जिला विकास प्राधिकरणों का मामला हो, जहां जिला विकास प्राधिकरण उन्होंने पूरी तरह से स्थगित कर दिया, वहीं गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने देवस्थानम बोर्ड का जो आदेश था उसको भी फिलहाल पेंडिंग रख दिया है। तो एक मैसेज देने की शुरुआती दौर में एक कोशिश की गई। 12 मार्च को पूरी कैबिनेट ने शपथ ली। उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंत्रियों से बातचीत भी की कि उनके जो चॉइस डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन हैं, क्या उनको चाहिए। जो हमारे पास जानकारी है, स्टेट लेवल पर इसकी पूरी सूची तैयार हो चुकी है, ये सूची केंद्र को जा चुकी है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो नॉन परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट रहे हैं पिछली सरकार में, पिछले नेतृत्व में, या फिर जो विवादास्पद रहे हैं, जिनमें रेखा आर्य का जो विभाग है, महिला सशक्तिकरण विभाग, ये विवादास्पद रहा है। चाहे वो वन मंत्री हरक सिंह का हम डिपार्टमेंट ले लें, श्रम विभाग, उसमें भी काफ़ी विवाद रहे हैं। इसको लेकर भी विचार विमर्श चल रहा है। यशपाल आर्य की अगर हम बात करते हैं तो जो परिवहन मंत्रालय रहा है आज भी घाटे में है। कोरोना ने और भी परिवहन विभाग की कमर तोड़ दी, अभी भी कर्मचारियों को वहां पर वेतन नहीं मिल पाया है। तो इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर जो मंत्री हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ये नहीं चाहते कि जब वो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसके बाद कोई विवादास्पद स्थिति बने, कोई विवाद की स्थिति बने, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये विभाग परफॉर्म नहीं कर पाए ठीक से। इसको लेकर मंथन चल रहा है और सूची केंद्र के पास सुनील प्रभात, सबको इंतजार रहने वाला है कि किसको क्या विभाग दिए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि सबसे उनकी चॉइस ले ली गई है, बाकायदा पूछा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिसको जिस विभाग में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अपने आप को ज्यादा सक्षम मानते हैं उस काम को करने में, वो अपनी चॉइस बताएं और उनकी चॉइस के मुताबिक ही विभागों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन अब तक विभाग नहीं बांटे गए हैं। क्या एक वजह यहां पर मुख्यमंत्री की व्यस्तता को भी माना जा सकता है, क्योंकि जब से उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि वो शायद ही हमें कहीं ऐसा दिन में सुनने को मिल रहा हो कि आज ये बड़ा काम नहीं किया गया, ये बड़ी मीटिंग नहीं ली गई हो। हर दिन उनकी व्यस्तता बनी हुई है, तो एक वजह हो सकती है। ये भी एक कंचन। दूसरा, जहाँ तक बात है सीएम की ओर से, सीएम की ओर से पूरा होमवर्क इस बात पर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जो बात शुरू में चल रही थी कि जो हैवी वेट मंत्री हैं, जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके डिपार्टमेंट एज इट इज़ रखे जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हरिद्वार में एक बड़ा करप्शन का मामला सामने आया है। वहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्तियाँ होनी थी, वो भर्तियाँ रद्द कर दी गई हैं, फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है कि क्या ये डिपार्टमेंट एज इट इज़ उन्हीं मंत्रियों के पास रखे जाएंगे जो पिछली सरकार में थे। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर कोई परफॉर्मेंस, कोई खास प्रोग्रेस इन 4 सालों में देखने को नहीं मिली। तो उसको लेकर भी अभी केंद्र के लेवल पर भी, स्टेट के लेवल पर बिल्कुल सुनील, और अब दिलचस्पी के साथ साथ बेचैनी भी बनी हुई है कि कब विभागों का बंटवारा होगा और किसके खाते में कौन सा विभाग आएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। चंपावत टनकपुर हाईवे से खबर, जहां के धौनसवाला के पास में पहाड़ से मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये पिछले 8 महीने से हाईवे के इस पहाड़ी से रुक रुक कर जो मलबा गिर रहा है उसकी तस्वीरें हैं। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मलबा गिरने से सड़क की तरफ जैम लगा हुआ है। हालांकि नेशनल हाईवे विभाग ने मशक्कत के बाद मलबा तो हटा लिया है, लेकिन हर दिन लोगों की धड़कन बढ़ी रहती है इस रास्ते को पार करने में। बढ़ते हैं आगे। पौड़ी के कोच ब्लॉक स्थित जनासू गांव की हम बात करते हैं, जहां पर प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों ग्रामीणों के आगे हाथ जोड़ने के साथ उनके पैर पकड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अधिकारी मुआवजा नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों के द्वारा रुकवाए गए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के काम को शुरू करवाना चाहते हैं, जहां पर ये ग्रामीणों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। उन्हें ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि किसी तरह मान जाने के बाद ग्रामीणों ने 15 दिन का समय इनको दे दिया है। हमारे उपजिलाधिकारी आए थे, उनके कहने पे हमारा काम जो है उनको आश्वासन दिया कि 15 दिन के बाद हम काम नहीं होने देंगे। और ये वादा उन्होंने भी किया है 15 दिन तक जो है आप काम करने दीजिए, उसके बाद हम भी खुद आपको साथ देंगे। उनके द्वारा काम को रुका है, लेकिन अभी हमने हमारे द्वारा और आर्गेनाइज के अधिकारी तो उनसे वार्ता की गई है कि आप 15 दिन का हमें टाइम दीजिए। जो भी इसका इशू है, जैसे भी इसको हम जल्दी से जल्दी इस मुआवजा बंटवाने का काम करेंगे, वो हम इशू सॉल्व करेंगे। तो ये हमने काउंसलिंग की है। फिर भी गाँव वासियों ने कहा कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, कृपया हमारा पैसा जमा कराया जाए। वो मान्यवर कोर्ट से जैसे ही हमें वो लिख कर देता है कि पैसा जमा कराइए, दोबारा अपील करते हैं। कोशिश करेंगे सर जो डिफरेंस है वो पैसा जमा हो जाए सर वहाँ पे। वेलकम बैक। और अब बात होगी हरिद्वार की, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर दिख रही है। पुलिस प्रशासन ने अभी से नए शस्त्र लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी है, जिससे शस्त्र धारकों को एक बड़ा झटका लगा है।
एसपी देहात कार्यालय में आए कई फाइल्स वापस भेजे गए हैं। साथ ही जिन लोगों के पास अपने शस्त्र लाइसेंस हैं उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है ताकि चुनाव के समय कोई उपद्रव ना मच सके। ये क्योंकि आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हम लोग ऑलरेडी जितने भी वेपन्स हैं उनके जमा कराने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे समय में नए लाइसेंस बनाया जाना उचित भी नहीं है। और क्योंकि वहाँ गांव की जो भी आपस की राइवलरीज हैं उन्हें देखते हुए कई जगह पे हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो अभी हमने नए जो लाइसेंस हैं उनके लिए बिल्कुल हम लोगों ने भी वो कर दिया है कि यहाँ से कोई भी इस तरीके से आगे ना बढ़े। उत्तरकाशी जिले में चार धाम यात्रा की शुरुआत 14 मई से हो जाएगी और इसी दिन गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धामों के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार ऑल वेदर सड़क रोड की तैयारियों का जायजा ले रहा है और इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, जिससे यात्रा की शुरुआत तय समय पर पूरी हो जाए। टोटल कॉस्टिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ के अराउंड है। एंड अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यात्रा में क्या हेल्प करेगा, तो इसके लिए क्या होगा, तो हम लोग का ये रूट जब बन जाएगा, ये प्रोटेक्शन गैलरी बन जाएगी, तो हमारा ये रूट 12 मंथ्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। आप कभी भी यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब एक कवर टनल टाइप का स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि अगर कोई आकस्मिक हुआ तो कोई लैंडस्लाइड जैसा हुआ तो उससे कोई हानि ना हो। इसमें काम में हमने तेज़ी लाने को इनको निर्देशित कर दिया करते संस्था को, और प्रति एक सप्ताह हमको रिपोर्ट दे रहे हैं कि कितने काम हो गया और कितना उनको भी लेबर लगा रखी है। कोशिश यही है कि यात्रा की जब पीक पर यात्रा होगी उससे पहले ये कार्य पूर्ण कर लिया जाए। अल्मोड़ा एसएसजे विश्वविद्यालय में 10 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी शुरू हो गई है। पहले दिन नमामि गंगे परियोजना के तहत जल संवर्धन पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जल संवर्धन के लिए अल्मोड़ा के कोसी नदी में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालयों की विशेष भूमिका रहती है। ये जो नमामि गंगा के अंतर्गत जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, अत्यंत ही प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण भी है और हमारे प्रशासन की प्राथमिकताओं में भी है। माँ गंगा का जो है संरक्षण, उनका संवर्धन जो है हम सब लोगों का जो है एक न केवल नैतिक जिम्मेवारी है बल्कि एक दायित्व भी है हम लोगों का।